Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic for discussion is sickle cell anemia. Sickle cell anemia is an example of pleiotropic gene. It is also an example of Mendelian disorder. How it is an example of this different टाइप ऑफ फिनोमिनन्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक. हमारा टॉपिक और डिस्कशन है सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया एक प्लेयोट्रॉपिक जीन का भी एग्जाम्पल है और ये मेंडेलियन डिसऑर्डर का भी एग्जाम्पल है. तो ये एक कैसे इनका एग्जाम्पल बनता है इस फिनोमिनन का, यही हम सीखने वाले हैं. वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. एग्जाम में सिकल सेल एनीमिया से क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है बेटा, इस वीडियो को ध्यान से देखना. My name is Deepak Latra. I am going to explain this in video. Now let's start the video. सिकल सेल एनीमिया, जैसे आपको पता लग रहा है बेटा, सिकल शेप की सेल हो जाती हैं और इसके कारण एनीमिया होने के चांस होते हैं तो डिजीज में. तो ये ऐसा जेनेटिकल डिसऑर्डर है बेटा जिसके कारण क्या होता है, सिकल शेप की हमारी आरबीसीज रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हो जाती हैं, एरिथ्रोसाइट हो जाती हैं, आरबीसीज हो जाती हैं और उसके कारण क्या होता है, एनीमिया होने के चांसेस होते हैं. इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SCA, सिकल सेल एनीमिया. बेटा ये प्लेयोट्रॉपिक जीन का भी एग्जाम्पल है. कैसे एग्जाम्पल है यही हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. और ये मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी पढ़ते हैं. मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं मेनली जहाँ पे जीन में चेंज होने से डिसऑर्डर होता है तो उनको बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर. तो यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया जो कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ प्लेयोट्रॉपिक जीन. प्लेयोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, अगर एक जीन एक से ज़्यादा करेक्टर को कंट्रोल करे, अगर एक जीन एक से ज़्यादा करेक्टर को कंट्रोल करे तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लेयोट्रॉपिक जीन. क्या बोलते हैं उसे, प्लेयोट्रॉपिक जीन बोलते हैं. जीन कंट्रोलिंग सिकल सेल एनीमिया की जो जीन होती है बेटा वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11. हमारे आपको पता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से किस क्रोमोसोम पे इसकी जीन मिलती है बेटा, क्रोमोसोम नंबर 11 पे जीन देखने को मिलती है. अब हम समझते हैं, देखो NCERT में भी ये लास्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसी को हम समझते हैं कैसे. देखो हमने देखा HbA नॉर्मल जीन होती है, HbS सिकल सेल के लिए बन जाता है. तो HbA नॉर्मल है, आप याद रखना, और HbS जो इफेक्टेड होगा उसके लिए है. देखो नॉर्मल में क्या होता है, यहाँ पे DNA का सीक्वेंस यहाँ पे गिवन होगा, जहाँ पे एक सीक्वेंस में क्या आएगा, GAG, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, ये वाले न्यूक्लियोटाइड आएंगे और फिर जो है 5 to 3 डेज इसकी डायरेक्शन होगी. फिर 3 to 5 डेज क्या होगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन, थाइमिन, साइटोसिन. अब DNA से ट्रांसक्रिप्शन होने से बेटा RNA बनता है. कौन सा बनेगा, मैसेंजर RNA बनेगा. मैसेंजर RNA के पास ये इन्फॉर्मेशन जाएगी बेटा, तो उसके अंदर क्या होगा, इस सेम पोजीशन पे क्या आएगा, ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन फिर से आ जाएगा. तो यहाँ पे ये mRNA का सीक्वेंस बनना चाहिए. फिर इसका ट्रांसलेशन होगा बेटा राइबोसोम की हेल्प से साइटोप्लाज्म में. वहाँ पर क्या होगा कि इससे जो है ट्रांसलेट करके अमीनो एसिड की चेन बनाई जाएगी, प्रोटीन बनाया जाएगा, जिसमें पहला प्रोटीन के जो है अमीनो एसिड कौन सा आएगा बेटा, प्रोटीन का वैलिन, दूसरा हिस्टीन, तीसरा ल्यूसीन, फिर थ्रियोनिन, फिर प्रोलिन. तो ये वैलिन, हिस्टीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन और फिर ग्लूटामिक एसिड आता है बेटा नॉर्मल 6th पोजीशन पे चेंज होता है. जो भी चेंज आएगा तो ये 6th पोजीशन के लिए कोड कर रहा था ये, और फिर ये ग्लूटामिक एसिड वापस से आता है. तो आपको पोजीशन कौन सी याद रखनी है, 6th अमीनो एसिड. कौन सी याद रखनी है बेटा, 6th अमीनो एसिड. ठीक है, ये आपको याद रखनी है. और इसमें नॉर्मल बीटा चेन बन रही है पॉलीपेप्टाइड की. तो जब ये मैच्योर बनेगा तो कैसा शेप बन जाएगा आरबीसी का बेटा, नॉर्मल. अगर यहाँ पे बीटा चेन बनेगी तो बाइकॉनकेव बन जाएगा. दो चीज़ें आपको याद करनी है. क्या याद करना है, एक तो अमीनो एसिड का नंबर कौन सा है, 6th नंबर पे. क्या नाम है उसका, ग्लूटामिक एसिड. कौन सी चेन, दो चेन होती है बेटा हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, अल्फा और बीटा. तो यहाँ पे कौन सी चेन पे इफेक्ट पड़ता है, बीटा चेन पे. ठीक है, दो बातें याद होगी आपको, दो बातें ही याद करनी है अभी फ़िलहाल के लिए. 6th पोजीशन पे प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड, कौन सा होता है, ग्लूटामिक एसिड. और कौन सी चेन, बीटा चेन. देखो HbS होने पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन था. फिर क्या हुआ, ग्वानिन और एडेनिन का रिप्लेसमेंट थाइमिन से हो गया. ये म्यूटेशन हो गया, चेंज हो गया, ये सिंगल पॉइंट चेंज हुआ बेटा. यहाँ पे एडेनिन का रिप्लेसमेंट थाइमिन वाले न्यूक्लियोटाइड से हो गया है. ठीक है, इसके बदलने से क्या होगा कि यहाँ पे DNA का सीक्वेंस भी बदलेगा. तो यहाँ पे साइटोसिन, एडेनिन और साइटोसिन वाला न्यूक्लियोटाइड आएगा. अब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो बेटा देखो यहाँ पे पहले ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन आया था. अब ग्वानिन, यूरासिल और ग्वानिन आ गया है बेटा. GAG की जगह पे कौन सा कोडन आ गया बेटा, GOG. कोडन अलग आ गया है mRNA के अंदर. ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद
चेंज आ चुका था, तो चेंज आने की वजह से ट्रांसक्रिप्शन में जब mRNA बना उसमें भी चेंज दिखाई दिया। सिर्फ उसमें ही चेंज नहीं दिखाई देगा, ट्रांसलेशन जब होगा साइटोप्लाज्म में तो क्या होगा, वैलिन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हिस्टीन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ल्यूसीन सेम रहेगा, थ्रेनिन सेम रहेगा, प्रोलिन सेम रहेगा। तो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड बदल के किसको कोड करने लग जाएगा बेटा, ये वैलिन को। ये कैसे पता लगा बेटा, जेनेटिक कोड हम पढ़ते हैं, जेनेटिक कोड हम पढ़ते हैं और जेनेटिक कोड के अंदर सब कोड दिए हुए हैं। तो GAG कोड करता है बेटा ग्लूटामिक एसिड को, और GUG कोड करने लग जाता है वैलिन को। तो यहाँ पे अमीनो एसिड बदल गया बेटा, और ये 7th पे फिर से ग्लूटामिक एसिड, यहाँ कोई चेंज नहीं है। लेकिन इसके चेंज आने से क्या हुआ बेटा, HBS पेप्टाइड बना, जो कि HBS से अलग है। एबनॉर्मल बीटा चेन बनी, जब ये मैच्योर हुआ तो एबनॉर्मल बीटा चेन में क्या हुआ बेटा, सिकल शेप बन गया, ये बाइकनकेव शेप नहीं बना। तो इसके कारण इसका शेप का चेंज हो गया, यहाँ पे बीटा चेन का शेप चेंज हो गया, सिकल शेप बन गया बेटा, दराती के जैसा हो गया है। नॉर्मली बाइकॉनकेव होता है, बाइकॉनकेव में फ़ायदा क्या होता है बेटा, सर्फेस एरिया ज़्यादा होता है बाइकॉनकेव का, और यहाँ पे ज़्यादा काम कर सकता है एफिशिएंटली, हीमोग्लोबिन ज़्यादा ऑक्सीजन को ले जा सकता है। जबकि यहाँ पे सिकल शेप ने सर्फेस एरिया भी कम हो गया बेटा इसका, और ये काम भी कम करने लग गया, तो प्राइमरी इफेक्ट ही होगा। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ग्लूटामिक एसिड का रिप्लेसमेंट किससे हो जाता है, वैलिन। तो चेंज वाले में या एबनॉर्मल में क्या वैलिन आता है, नॉर्मल में क्या आता है बेटा, ग्लूटामिक एसिड। कौन सी चेन, बीटा चेन याद करनी है आपको, बीटा चेन याद करनी है। बीटा चेन के कौन से अमीनो एसिड पे, 6th अमीनो एसिड पे चेंज होने से क्या बनता है, वैलिन। नॉर्मल कंडीशन में क्या बनता है, ग्लूटामिक एसिड। तो यहाँ पे जनरली आपको याद करना है ग्लूटामिक एसिड का रिप्लेसमेंट किससे हो जाता है, वैलिन से। तो एबनॉर्मल बीटा चेन बनती है, एबनॉर्मल बीटा चेन बनने से शेप जो है मैच्योर होने पे सिकल शेप बन जाएगा, बाइकॉनकेव नहीं बनेगा। ये प्राइमरी इफेक्ट है। तो शेप का चेंज होने से बेटा इसकी क्राइंग कैपेसिटी, बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ कम हो जाती है। तो पहला इफेक्ट इसका ये रहा। तो हमने यही पढ़ा बेटा, NCERT में यही आपको समझाया है। अगर मैं आपको NCERT में दिखाऊं तो NCERT के अंदर देखो ध्यान से, सेम चीज़ दिखाई है, यहाँ पे शेप बाइकॉनकेव दिखाया है, यहाँ सिकल शेप दिखाया है, यह HBA जीन है, ये सीक्वेंस सेम लिखा था हमने, सेम mRNA, यहाँ पे वैलिन, हिस्टीन, ल्यूसीन, थ्रेनिन, प्रोलिन, और 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड था। यहाँ पर देखो बाकी सब बिल्कुल सेम है, वैलिन, हिस्टीन, ल्यूसीन, थ्रेनिन, प्रोलिन, ये वैलिन आ गया बेटा, ग्लूटामिक एसिड सेम है। तो सेम समझाया हुआ है। माइक्रोग्राफ ऑफ द रेड ब्लड सेल, माइक्रोग्राफ ये फोटो दिया हुआ है, और अमीनो एसिड कंपोजिशन दी हुई है आपको। बीटा चेन की हीमोग्लोबिन अमीनो एसिड कंपोजिशन ये वाली होगी बेटा, यहाँ पे mRNA के बाद जो बना, फ्रॉम ए नॉर्मल इंडिविजुअल एंड फ्रॉम इंडिविजुअल विद द सिकल सेल एनीमिया। तो ये सेम समझाया है बेटा। इसका प्राइमरी इफेक्ट क्या होगा, चेंज इन द शेप, चेंज इन शेप हो जाएगा। उसके कारण बेटा सेकेंडरी इफेक्ट भी आएगा, द कॉन्सिक्वेंसेज कह सकते हैं। सेकेंडरी इफेक्ट क्या आएगा बेटा, शॉर्ट लाइफ स्पैन हो जाएगा आरबीसी का। नॉर्मली होता है बेटा 110 से 120 दिन का, कितना हो जाएगा 80 से 90 दिन का, 80 to 90 डेज़। तो ये काफ़ी डिफरेंस है बेटा, ये जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है 30-40 दिन का, ये काफ़ी डिफरेंस है। तो 80 to 90 डेज़ लाइफ कम हो जाएगी। तो इसके कारण क्या होगा, कमी हो सकती है आरबीसी की, एरिथ्रोसाइट की, और आरबीसी कमी होगी तो बेटा क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा पर्सन को। क्या हो जाएगा, एनीमिया है, जिसे हम क्या कहते हैं, जॉन्डिस, पीलिया जिसे कहते हैं। तो पर्सन के अंदर आरबीसी कम बनेगी तो एनीमिया होने के चांसेस हैं, जॉन्डिस होने के चांसेस हैं ऐसे पर्सन में। फिर होगा कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट भी ज़्यादा हो सकते हैं बेटा। ये सिकल शेप्ड आरबीसी जो होती हैं एक दूसरे के साथ ज़्यादा क्लम्प बनाती हैं, एक दूसरे के साथ जो है इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये इस तरह से क्लोड बनाने के चांसेस भी यहाँ पे बढ़ जाएंगे, सेकेंडरी इफेक्ट। जबकि बाइकॉनकेव में क्लोड बनने के चांसेस कम रहते हैं, इस शेप में क्लोड बनने के चांसेस ज़्यादा है। तो सेकेंडरी इफेक्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट में अकर। तो प्राइमरी इफेक्ट चेंज इन शेप तो हुआ ही बीटा चेन का, साथ में क्या हुआ कि बेटा यहाँ पे लाइफ स्पेन भी कम हो सकता है, और साथ में ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है किसी पर्सन के लिए। तो दीज आर द सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया। नाउ हमने क्लियरली पढ़ लिया है प्राइमरी इफेक्ट क्या है, सेकेंडरी इफेक्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं, ये सब समझ लिया। अब हम जीनोटाइप देखते हैं बेटा। जीनोटाइप समझाता हूँ आपको। अगर यहाँ पे आपको पता है हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे अंदर हर एक जीन की 2 कॉपी होंगी, हर एक क्रोमोसोम डबल होता है। HBA अगर जीनोटाइप लिखा है तो ये पर्सन नॉर्मल होगा बेटा। ये सिकल सेल एनीमिया के लिए इसके पर्सन के ऊपर जो सिकल सेल एनीमिया कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसकी सारी आरबीसी बाइकन के शेप बनेंगी सब की सब। लेकिन इसमें से HBA और HBS हो जाए जीनोटाइप, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। ये पर्सन नॉर्मल रहेगा लेकिन कैरियर होगा इस डिजीज़ के लिए, कैरियर फॉर SCA, ठीक है, कैरियर फॉर SCA। ये सिकल सेल एनीमिया के लिए क्या होगा बेटा, कैरियर बन जाएगा,
कैरियर फॉर सिकल सेल एनीमिया के लिए बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि बेटा इस पर्सन में मैक्सिमम जो है नॉर्मल बनेंगे, इसकी आरबीसी नॉर्मल होंगी, लेकिन कुछ परसेंट जो है थोड़ी बहुत सिकल सेव्ड बन सकती हैं। तो इसका मतलब पर्सन नॉर्मल लाइफ जी सकता है, लेकिन ये कैरियर होगा तो आगे वाली लाइफ में ये ट्रांसफ़र कर सकता है इस जीन को। अगर गैमेट में एचबीएस गई तो ये ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एच बी एस कंडीशन आ गई तो इसमें दोनों की दोनों सिकल सेव्ड बनाने वाली है, तो अफेक्टेड हो जाएगा पर्सन सिकल सेल एनीमिया से। तो बेटा ये कम्प्लीटली अफेक्टेड होगा। इस पर्सन के अंदर जितनी आरबीसी बनेंगी मैक्सिमम सारी की सारी सिकल सेव्ड बनने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे ये अफेक्टेड पर्सन के लिए जीनोटाइप अगर लिखना है तो बेटा एच बी एस, नॉर्मल के लिए लिखना है तो एच बी ए, और अगर नॉर्मल बट कैरियर के लिखना है तो एच बी एस। तो यहाँ पे ये जो एच बी एस है बेटा, ये कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीसी को डिस्कस करें कोडोमिनेंस। तो इसमें नॉर्मल भी बनती हैं, सिकल सेव्ड भी बनती हैं, जैसे ये यहाँ पे कोडोमिनेंस भी होता है, तो इसका एग्जांपल भी बनता है। तो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया सिर्फ प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जाम्पल ही नहीं है, ये कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है। कौन सा केस इसका, ये वाला। फिर है पर्सन सफरिंग बेटा, जो अफेक्टेड होते हैं सिकल सेल एनीमिया से वो रेजिस्टेंस शो करते देखे गए। मलेरिया उन पर्सन को जनरली नहीं होता है, जो कि प्लाज्मोडियम फैसिफेरम के द्वारा कॉज किया जाता है। तो यहाँ पे देखो एक पर्सन के अंदर एक जीन के चेंज होने से क्या हुआ, सिकल सेल एनीमिया हो गया, लेकिन किससे रेजिस्टेंस मिल गया उसे, अगेंस्ट मलेरिया। तो एक ही जीन के कारण दो इफेक्ट हो गए। अगर एक जीन और दो इफेक्ट हो जाए तो इसी जीन को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन। तो एस हम कह सकते हैं, किसका एग्जाम्पल है बेटा, प्लियोट्रॉपिक का भी एग्जाम्पल है। तो ये दो फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है प्लियोट्रॉपिक जीन, इसीलिए बोला जाता है एस क्योंकि इसमें सिकल सेल एनीमिया से इफेक्ट हो सकता है पर्सन, लेकिन मलेरिया से उसकी डेथ नहीं होगी। किससे हो सकती है, सिर्फ सिकल सेल एनीमिया से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मलेरिया वाला जो है प्लाज्मोडियम इसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसके पास में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो इसलिए ऐसी जीन जो दो करेक्टर को कंट्रोल करते हैं फिर उसको क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन। और ये सिकल सेल एनीमिया जो है बेटा, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर का भी एग्जाम्पल है, जो कि लास्ट में सारे हम डिस्कस करेंगे एक साथ में। तो ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि इसकी जीन ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट होती है, और इस वजह से जो है ये मेंडेलियन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल हो जाता है। तो बेटा हमने समरी में देख लेते हैं। समरी में हमने क्या पढ़ा, सिकल सेल एनीमिया पढ़ा, जिसमें क्या हुआ, एक पॉइंट म्यूटेशन हुआ, क्योंकि ये म्यूटेशन का भी एग्जाम्पल है बेटा, ये सिंगल पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जाम्पल है। आप ये भी याद रखना, क्योंकि म्यूटेशन भी हम डिस्कस करने वाले हैं, और म्यूटेशन में किसका एग्जाम्पल है बेटा, पॉइंट म्यूटेशन। तो आगे म्यूटेशन डिस्कस करेंगे तो उसका भी एग्जाम्पल है। पॉइंट म्यूटेशन में सिंगल पॉइंट का एग्जाम्पल है, कहाँ पे एडेनिन का रिप्लेसमेंट किससे हो गया, थायमिन से। तो इसी कारण यहाँ पे जो है इसका कोडोन बदल गया। कोडोन बदलने से अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया। कौन सी पोजीशन, 6 पोजीशन पे आ गया। कौन सी चेन पे इफेक्ट पड़ा, बीटा चेन पे। क्या इफेक्ट पड़ा, बाइकॉनकेव शेप से कैसा बन गया, सिकल शेप बन गया। ये प्राइमरी इफेक्ट था इसका। सेकेंडरी इफेक्ट में लाइफ स्पेन शॉर्ट हो सकता है और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट हो सकता है। ये जीनोटाइप लिखना आपको सीखना है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि किसी की मैरिज किसी से हुई है तो उसके बच्चे में बताओ कि सिकल सेल में से इफेक्ट हो सकते नहीं हो सकते। तो ये जीनोटाइप लिखना आएगा तो बेटा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर कोई आपको जीनोटाइप नहीं लिखना आता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होने वाली है। तो नॉर्मल के लिए एच बी ए, करियर के लिए एच बी एस, और अफेक्टेड के लिए एच बी एस लिखेंगे बेटा। और यहाँ पे मैंने बताया कि प्लियोट्रॉपिक का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये मलेरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और साथ में बताया कि ये जो सिकल सेल एनीमिया यहाँ पर जो है पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है। ये सारी बातें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली हैं। मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो बेटा, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।